आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास चार्ल्स लॉ। तो आइए इस चार्ल्स लॉ को हम एक दफा एनिमेशन से समझ लेते हैं, फिर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आप क्या करते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिए हैं। और आप ये करते हैं कि आप जो है ना वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद आप ये करते हैं, जैसे प्रेशर का कांस्टेंट होना यहाँ पर आपको 11.7 एटीएम से नज़र आ रहा है। और अब आप क्या करते हैं कि इस कंटेनर को हीट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका ये जो कंटेनर है असल में इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, मुसलसल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर देने से जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का या डब्बे का वो मुसलसल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर अल्फाज में मैं चार्ल्स लॉ को यूं कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आपके पास इस कंटेनर में ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन्होंने जगह घेरी हुई है, तो इस गैस का जो वॉल्यूम है या कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो असल में आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, यानी कि जितना आप इस कंटेनर को हीट करते जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो आपने एनिमेशन में ये देखा था कि आपके पास ये जो कंटेनर है, ये जो डब्बा है, इसका वॉल्यूम या साइज़ क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देंगे तो जो वॉल्यूम है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास प्रेशर तब्दील ना हो। तो अब अगर मैं इस कंटेनर के वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होगा, उसमें यही होगा ना कि वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं इन्होंने जितनी ये जगह घेरी हुई है यही असल में इनका क्या है, वॉल्यूम है। और इन्होंने कितनी जगह घेरी हुई है, जितना इस कंटेनर का साइज है उतनी ही जगह घेरी हुई है। जबकि टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, असल में इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि ये कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है। जैसे कि शुरू में ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि इस कंटेनर में मौजूद हैं, इनका टेम्परेचर कम होगा, तो वो आप यहाँ पर थर्मामीटर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, तो जब मैं हीट कर रहा हूं तो आप ये देख रहे हैं कि जो लाल बार है ना ऊपर, ये वाला, ये क्या कर रहा था, ये बढ़ रहा था। ये देखिएगा दोबारा, तो आपके पास मुसलसल ये बार क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, जो कि इस बात की निशानी है कि हीट देने से जो टेम्परेचर है, वो जो गैस पार्टिकल्स कंटेनर में मौजूद हैं उनका टेम्परेचर क्या हो गया, वो बढ़ गया है। जबकि ये जो कांस्टेंट प्रेशर है, इसमें प्रेशर से मुराद असल में ये है कि प्रेशर इज हाउ मच फोर्स एक्ट्स ओवर हाउ मच एरिया। यानी कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जब आप इनको हीट कर रहे हैं तो ये कितनी फोर्स या कितनी कुव्वत या कितनी ताकत के साथ इस कंटेनर की जो दीवारें हैं उसके साथ टकरा रहे हैं या आपस में टकरा रहे हैं। तो वो जितनी भी कुव्वत के साथ टकरा रहे हैं वो असल में फोर्स है। और किस चीज पर टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल्स पर ना, डब्बे की वॉल्स पर। तो डब्बे की वॉल्स का क्या होगा, एरिया। तो ये जो फोर्स ओवर एरिया है ये क्या कहलाता है, प्रेशर। तो जितना ये फोर्स ओवर एरिया की रेशो ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितनी फोर्स ओवर एरिया की रेशो कम होगी उतना प्रेशर कम होगा। लेकिन चार्ल्स लॉ के लिए हम ये मान रहे हैं, अभी फिक्स ये कर रहे हैं कि आपका प्रेशर तब्दील नहीं होगा। अब ये क्यों तब्दील नहीं होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जरा अगर वापस आए, जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर पे, तो जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साथ इक्वल। तो V इक्वल टू आ जाएगा K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और साथ T आ जाएगा। K थोड़ा गंदा लिखा गया है, इसको साफ लिख लेते हैं। अब यहां पर आपके पास ये जो टेम्परेचर है T, जो कि सिंबल है टेम्परेचर के लिए T, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो K है वो असल में आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर।
जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया। जब यहाँ से जो टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो मैंने राइट हैंड साइड पहले लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलें आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ पा रहा है। तो अब आप मान लीजिए कि आपके पास एक शुरू का सिनेरियो है जिसमें आपके पास यहाँ पर ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर जो है इसमें आपने गैस के पार्टिकल्स को छोड़ा है, ठीक है। और आपका ये जो कंटेनर है क्योंकि ये घर के किसी कमरे में मौजूद है, अभी समझाने के तौर पर, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो असल में रूम टेम्परेचर होगा। और चूंकि ये कंटेनर बिल्कुल एक क्लोज कंटेनर है, जब आपने इसके अंदर पार्टिकल्स छोड़ दिए तो आपने कंटेनर बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसमें कोई जगह ओपन नहीं है। तो आपके पास प्रेशर इसके इर्द गिर्द का होगा ना कंटेनर के, यानी कि एटमॉस्फेयर का होगा, जो कि मैं मान रहा हूं P है, तो वही प्रेशर आपके पास इस कंटेनर में जो मौजूद गैस होगी ना उसका भी यही प्रेशर P होगा। अब मैं उसी एनिमेशन पर वापस आ गया हूं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद हैं गैस के और वो मुसलसल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बेशक अभी तक मैंने टेम्परेचर नहीं दिया, तो ये जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मोशन है ना वो पार्टिकल्स की इस तरह से आपको नजर आ रही है। और जो रूम टेम्परेचर होता है वो असल में आपके पास 300 केल्विन होता है और इस वक्त जो प्रेशर है उसको हमने फिक्स कर दिया है और वो है 11.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो बाहर का प्रेशर है वही इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर है। अब आप क्या करते हैं कि अब आप इस कंटेनर को हीट करते हैं और यहाँ से आप हीट सप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि हीट सप्लाई करने की वजह से आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो मुसलसल है ना पार्टिकल्स का कोलिजन, एक तो ये बढ़ रहा है, यानी कि पार्टिकल्स के आपस में टकराव भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो दीवारों के साथ टकराव है वो भी क्या हो गया, वो भी बढ़ गए हैं। और हीट देने की वजह से ये ज्यादा तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अब जब आपने इस कंटेनर के जो कि शुरू में इस तरह था जिसका वॉल्यूम कुछ ये फिक्स था यहाँ पर, अब जब आपने उसको हीट किया तो दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या हो गया, ये बन गया जिसमें वॉल्यूम यानी कि उसका जो साइज है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है। तो अब चलें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा। तो शुरू में आपने क्या किया, हीट दी। हीट देने का मतलब है कि आपने असल में टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया। अब जो टेम्परेचर का बढ़ना है उसको मैं T और अप एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अप एरो का मतलब यह है कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। उससे ये हुआ कि ये जो पहले आपके पास पार्टिकल्स थे ना ये वाले, ये आहिस्ता मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इन पार्टिकल्स की जो रफ्तार है वो क्या होगी, वो बढ़ गई। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। अब चूंकि इस कंटेनर में कोई एक पार्टिकल तो नहीं मौजूद ना, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो आप हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बताने के बजाय आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तमाम पार्टिकल्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पार्टिकल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स का आपस में भी टकराव और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ भी टकराव क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। अब हुआ तो यूं कि क्योंकि कोलिजन्स बड़े हैं तो होना तो ये चाहिए कि आपके पास जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और होगा ये कि आपके पास जो अंदर का प्रेशर है पार्टिकल्स का वो ज्यादा होगा जो बाहर का प्रेशर है। इसका मतलब है इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर से। लेकिन आप तो ये चाहते थे ना कि चार्ल्स लॉ के अंदर ये होना चाहिए कि आपका प्रेशर तो तब्दील ना हो। बेशक आप इस कंटेनर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको हीट करें, तो फिर एक प्रेशर को कांस्टेंट रखने की एक कॉस्ट है या एक कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी। और उसकी कीमत ये है कि आपके पास ये जो कंटेनर है इसके साथ आप ये चीज देख रहे हैं ना, ये असल में पिस्टन है, जो कि आपके लिए मैं लेबल भी कर देता हूं यहां पर। ये वही पिस्टन है जो एक आम टीके में इस्तेमाल होता है। और ये पिस्टन क्या कर सकता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। अब जब आपने हीट करना शुरू किया तो असल में क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी बढ़ी, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हुए, जिससे ये हुआ कि प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि अंदर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज्यादा।
लेकिन आपको तो प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, तो उस प्रेशर को जो कांस्टेंट रखने की कीमत है वो ये है कि ये जो पिस्टन है ये असल में क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा और इस तरफ बढ़ेगा, यानी कि इसका जो साइज है ना कंटेनर का, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ने लग जाएगा। तो यूं आपके पास वॉल्यूम जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपके पास वो जो प्रेशर बढ़ रहा था ना उसकी कीमत असल में ये वॉल्यूम अदा कर रहा होगा, तो आपके पास प्रेशर तो तब्दील नहीं होगा, फिर अलबत्ता वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में तब्दीली ना आए तो फिर आपके पास इस कंटेनर को हीट करने से इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर ना बढ़ने की जो कीमत है वो किस तरह से अदा हो रही है हीट करने से, वो असल में आपके पास इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ पा रहा है। और वो जो वॉल्यूम का बढ़ना है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो बड़ा है और इसका साइज छोटा है। इसने ज्यादा जगह घेरी हुई है और इसने कम जगह घेरी हुई है। तो यूं आपके पास टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जबकि प्रेशर क्या रहता होता है, कांस्टेंट। तो चलें अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ की शक्ल क्या होगी। तो यहां पर मैं आपके सामने अब एक ग्राफ लेकर आ गया हूं, जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर को प्लॉट किया है, जो कि केल्विन में मैं कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। जबकि यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर मैं वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा हूं, जिसको मैं लेबल कर रहा हूं यूनिट सिंबल V के साथ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हर ये जो 4 डब्बे हैं ना, ये असल में 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 केल्विन के टेम्परेचर को। इसी तरह अगले 4 भी 100 केल्विन को, तो वो 100 जमा 100 200 हो जाता है। जबकि वर्टिकल एक्सिस में मैंने स्केल अपना इस तरह से सेट किया है कि हर जो 2 डब्बे हैं वो वॉल्यूम की 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर अगले 2 भी 10 को, तो 10 + 10 20, फिर आगे सो ऑन चलता जाएगा। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि आपके पास शुरू के अंदर जो ये वाले डाटा है इसी से इस्तेमाल लेते हैं कि जब आपके पास इसका टेम्परेचर शुरू में, आपके पास ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर अगर 100 केल्विन है सॉरी, तो इस डब्बे का वॉल्यूम 10 है। तो ग्राफ के ऊपर आपके पास 100 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पर ये होगा एक्स एक्सिस में, जबकि वॉल्यूम कितना है 10, तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला। अब क्योंकि फिर आप मुसलसल हीट कर रहे होंगे और हीट करने की वजह से आप क्या कर रहे होंगे, असल में इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका टेम्परेचर क्या कर रहे होंगे, वो बढ़ा रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाता हूँ तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना वो कितना हो गया, वो 20 हो गया। तो वो पॉइंट ये बनेगा 200 के केल्विन के टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है वो 20 हो गया। जबकि फिर आप 100 केल्विन टेम्परेचर और बढ़ाते हैं और आप ये देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 30। यानी कि जितने टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी के लिहाज से आपके पास वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है। अब फिर आपके पास टेम्परेचर जब 300 से 400 केल्विन होता है तो आप ये देखते हैं या रीडिंग नोट करते हैं कि जो वॉल्यूम है आपके पास डब्बे का वो कितना हो गया, वो 40 हो गया है। सॉरी मेरे से एक पॉइंट गलत मार्क हो गया, 4 डब्बे छोड़ने ना ताकि 100 केल्विन का टेम्परेचर बढ़े। तो आपके पास ये 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, तो 4 डब्बे पे जो है ना वो 100 केल्विन यहाँ पर, ये 300 जो है ना वैल्यू वो यहाँ पर असल में, ठीक है, ये थोड़ी सी देख लीजिएगा आप। चले मैं इशारा भी दे देता हूँ कि ये पॉइंट है 300 केल्विन टेम्परेचर का, तो इस पर आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 300 है। इसी तरह 400 केल्विन वाला जो पॉइंट है वो ग्राफ के ऊपर ये वाला बनेगा, ठीक है, और आपके पास लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे ये उसके लिहाज से, ठीक है। और 400 केल्विन के टेम्परेचर पर आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, 40। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन के साथ तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास ये जो करंट और सॉरी वोल्टेज, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब भी आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एक चीज़ जो मैंने और बतानी है वो ये है कि आपके पास, आपने शुरू में मैंने आपको ये बताया था चार्ल्स लॉ के अंदर कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो आपके पास हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, जो कि K होगा। तो इसी चीज़ को हम ग्राफ के ऊपर भी वेरीफाई कर लेते हैं, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी। तो अभी मान लें आपके पास ये जो पॉइंट है इस पर आपका जो वॉल्यूम है K क्या होता है, K असल में इक्वल है आपके पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि V डिवाइडेड बाय T के। तो
आप ये देख रहे हैं कि अभी ये पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूँ कि इस पे जो वॉल्यूम है वो 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 पुट कर दूंगा, जबकि जो टेम्परेचर है इस पर वो 100 केल्विन है। तो ये एक सिफर से कट जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 10 आपके पास आ जाएगा 0.1। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, अच्छा इस पॉइंट के लिए मैं ये मान लेता था कि वॉल्यूम जो था वो इस पॉइंट पर V1 है और टेम्परेचर क्या है T1। अब इस पॉइंट के लिए वो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा V2, और जो रेशियो है इसकी किसके साथ लेनी है, टेम्परेचर के साथ, तो वो टेम्परेचर इस पॉइंट पे क्या होगा, वो T2। अब वॉल्यूम कितना है, वो आपके पास 20 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 20 डिवाइडेड बाय आपके पास टेम्परेचर कितना है इस पॉइंट पर, वो 200 केल्विन है, तो मैं यहाँ पे 200 पुट करूँगा। ये दो, ये सिफर इस सिफर से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 10, यानी कि 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20 आता है, तो 1/10 आ जाएगा दोबारा, और 1/10 का भी हमने आंसर देखा था वो क्या होता है 0.1। चलें एक दफ़ा कैलकुलेटर भी कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 10, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए 0.1। और ये किसके इक्वल आया, उसी कांस्टेंट k के जो जिसकी वैल्यू पहले भी आई थी, तो ये k जो है इसकी भी वैल्यू क्या है, आपके पास 0.1 है। इसका मतलब है आपके पास जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर ग्राफ की रेशो में या ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो फिर मैं यूं भी लिख सकता हूँ V1 असल में इक्वल है किसके, V2 डिवाइडेड बाय T2 के, और ये V1 ओवर T1 का आंसर, V2 ओवर T2 का आंसर, ये किसके इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट K के। तो आज हमने चार्ल्स लॉ के बारे में स्टडी किया।